अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं ब्यूटीफुल पीपल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और अच्छे होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। सो आज का वीडियो हम लेकर आए हैं ज़बरदस्त, और इस वीडियो का टाइटल है हाउ इंडियन कल्चर इज सेविंग इंडियन सिनेमा। मतलब इंडियन कल्चर जो है वो किस तरह से इंडियन सिनेमा को जो है वो सेव कर रहा है। सो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि भाई इंडियन कल्चर जो है वो सेव कर रहा है इन बॉलीवुड को। मतलब आप बॉलीवुड को भी समझ आ गया है कि इंडियन कल्चर जो है वो काफ़ी जो है वो हर चीज़ पे स्ट्रांग है, हावी है। तो फॉरेन कंट्रीज में तो देखा था, लेकिन आज बॉलीवुड को भी देख रहे हैं। तो चलते हैं, पूरी खबर सुनते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक और मूवी वीडियो। वेलकम टू शाम शर्मा शो मूवी वीक। इंडियन सिनेमा में इस समय पर एक कल्चरल रिवाइवल हो रहा है, एक ऐसा कल्चरल रिवाइवल जिसको द्रविडियन पार्टीज भी नहीं रोक पा रही हैं। और इस कल्चरल रिवाइवल के बारे में हमें बात करनी जरूरी है। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो अगर आप मूवीज पे ध्यान देंगे तो पिछले 3-4 सालों की जो सबसे हिट मूवीज रही हैं, उनमें से बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो इंडिया के कल्चर, इंडिया की कल्चरल यूनिकनेस, इंडिया का इतिहास, इंडिया की परंपराओं को अपने दिल में रख के चलती आई हैं। ऐसी मूवीज हिट हो रही हैं। लाल सिंह चड्ढा नहीं, लीला नहीं, तांडव नहीं, और कुछ कुछ होता है जैसी फिल्में नहीं। आपके पास कोई आइडिया है दादी? पूजा पाठ में इस बात का हल मिलेगा बेटी। ओ कम ऑन दादी। खुदा की रहमत का सुना था, आज देख भी लिया। बच्चे की दुआ कबूल हो गई। अंजलि की शादी दिसंबर से पहले नहीं हो सकती। आपने ऐसी फिल्मों को हिट बनाया है, शर्म करनी चाहिए आपको। और जो पिछले 5-6 सालों में इस तरह की फिल्मों का ट्रेंड रहा है, वो मेरे हिसाब से बाहुबली से शुरू हुआ, और फिर बॉलीवुड ने भी अपनी एंट्री मारी उरी और तान्हाजी जैसी पिक्चरों के साथ, और ये ट्रेंड 2022 में भी कंटिन्यू हो रहा है, दो ऐसी साउथ की फिल्मों के साथ जो हाई क्वालिटी है, एक्साइटिंग है, और भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास को अपने दिल में रखकर चल रही है। और इस ट्रेंड को हमें सपोर्ट जरूर करना चाहिए। इसलिए आज जिस पहली फिल्म की मैं बात करना चाहता हूँ उसका नाम है पोन्नियन सेल्वन, जिसका मतलब है पोन्नी नदी का पुत्र। ये मणि रत्नम का एक बड़ा सिनेमैटिक प्रोजेक्ट है जो कि कल्कि कृष्णमूर्ति की 1955 नॉवेल का मूवी अडेप्टेशन है। पोन्नियन सेल्वन चोला राजकुमार अरुलमोड़ी वर्मन की लाइफ की कहानी है, जो बाद में जाकर महान चोला राजा राजराज चोला के नाम से जाने गए थे। कल्कि कृष्णमूर्ति की जो किताब है उसको अडेप्ट करने के कई अटेम्प्ट्स किए गए हैं, लेकिन ये कहानी इतनी डेंस है कि कई फिल्म मेकर्स ये मानते थे कि इस किताब को अडेप्ट करना बेसिकली इम्पॉसिबल है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हॉलीवुड ये कई सालों तक मानता था कि जो ड्यून सीरीज है उसको फिल्म में अडेप्ट करना बेसिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन मणि रत्नम ने न सिर्फ इस स्टोरी को अडेप्ट किया, बल्कि ये फिल्म बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रही है। रिलीज के 5 दिन होते होते इस फिल्म ने 300 करोड़ कमा लिए थे। मेरी इस फिल्म को लेकर सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि तमिल फिल्म होते हुए कहीं इस फिल्म में द्रविडियन पॉलिटिक्स को ना घुसा दिया जाए, क्योंकि कल्कि कृष्णमूर्ति की जो किताब थी वो चोलास को वैसी दिखाती थी जैसे चोलास एक्चुअली थे। चोलास असल में भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। राजराज चोला ने जो अपनी किंगडम साउथ इंडिया में फैलाई थी और सनातन धर्म को ईस्ट एशिया में लेकर गए थे, वो भगवान शिव के नाम पर लेकर गए थे। और फिल्म के रिलीज होने के पहले और फिल्म के रिलीज होने के समय पे ऐसे भी कई फिल्म डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, पॉलिटिशियंस हैं जो कह रहे हैं कि राजराज चोला हिंदू नहीं थे, और ये कह रहे हैं कि राजराज चोला भले ही भगवान शिव की पूजा करते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो हिंदू हैं। हाँ सही बात है, वो हिंदू कैसे हो सकते हैं? भगवान शिव की पूजा तो साले मॉर्मन करते हैं।
और जिस तरह से चोला साम्राज्य को और राजराज चोला को व्हाइट वॉश किया जा रहा है, उसी तरह से ये द्रविडियन पार्टीज जो हैं वो महान हिंदू ऋषि थिरुवल्लुवर को भी व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है। और ये सब इसके बावजूद के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास जो दिखाते हैं कि राजराज चोला की जो बहन है वो अपने आप को विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त मानती थी। राजराज चोला के समय के इंस्क्रिप्शंस हैं जो दिखाते हैं कि राजराज चोला अपने आप को कितने बड़े शिव भक्त मानते थे। लेकिन ये डीएमके वालों को राजराज चोला से भी ज्यादा पता है। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। द्रविडियन पार्टीज वालों को अगर पूछोगे कि एक सेंस की बात कर दो या फिर दुनिया भर का पानी पी जाओ तो वो ये करेंगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि ये फिल्म जबरदस्ती कुछ भी द्रविडियन पॉलिटिक्स ठूसने की कोशिश नहीं करती है। चोलास को प्राउड शिव भक्तों की तरह दिखाया गया है। इनफैक्ट चोला किंगडम के राजकुमार आदित्य करिकलन पूरे फिल्म में सर पे त्रिपुंड लगा के रखते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये देखकर कई डीएमके टाइप लोगों को पिछवाड़े में बहुत दर्द होने वाला है। और इस फिल्म के कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं, उनके भले ही पॉलिटिकल लीनिंग्स जो भी हो, लेकिन उन्होंने क्लियरली आकर कहा है कि चोलास इंडियंस थे और चोलास कोई साउथ इंडिया के नहीं है। चोलास में सारे इंडियंस को बराबर का गौरव महसूस होना चाहिए। The 9th century, all this happened when we had the biggest maritime naval thing in the world. And it went all the way to Bali, all the way to Malaysia, and went to send emissaries to China. And you know what was the superpower doing then? America hadn't been discovered by Columbus till 500 years later. So think about our culture, think about how advanced we were. We need to be proud of this. It's nothing to do with North India, South India, West India, East. It is, we are Indians and we need to feel proud about that. और शायद इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फिल्म से बहुत नाराज हैं। जिस फिल्म रिव्यू कंपनी ने कश्मीर फाइल्स को अटैक किया था, वही फिल्म रिव्यू कंपनी ने इस फिल्म को भी बुरा रिव्यू दिया है, ये बोल के कि ऐसा लगता है कि ये फिल्म अधूरी है। अरे भाई, फिल्म का नाम PS1 है। मणि रत्नम ने खुद आकर कहा है कि ये 2 भागों की फिल्म है, अभी सिर्फ पहला पार्ट रिलीज हुआ है, तो फिल्म अधूरी ही लगेगी ना भाई। मतलब ये तो वही बात हुई कि आप साला इंटरवल में निकल जाओ थिएटर से और उसके बाद बोलो कि यार डायरेक्टर ने तो फिल्म कंप्लीट ही नहीं की। इस फिल्म को अगर आप समझना चाहते हैं तो इस फिल्म को बेसिकली गेम ऑफ थ्रोन से कंपेयर किया जा सकता है। इस फिल्म में पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जासूसी है, बैक स्टैबिंग है। लोग हमेशा ये पता लगा रहे हैं कि कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा साथी है, किस पे हम भरोसा कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते हैं। और ये बॉलीवुड को भी एक सबक होना चाहिए कि अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के कुछ एलिमेंट्स अडॉप्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से अडॉप्ट करें, आदि पुरुष की तरह ना अडॉप्ट करें। इस मूवी के बारे में कमाल की बात यह भी है कि फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल है। फिल्म को हिंदी में डब करके रिलीज किया गया है और डब्ड होने के बावजूद इस फिल्म के जो डायलॉग हैं वो ब्रह्मास्त्र से 150 टाइम्स बेटर है। शिवा तुम्हारा, हाँ शिवा 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 तुम ठीक हो? शिवा, ईशा तुम्हारा बटन है। और अगर आपको इंडियन हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, अगर आप महान इंडियन साम्राज्यों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक बढ़िया ऑडियो बुक रिकमेंडेशन है जिसका नाम है द विजयनगर एम्पायर इन इंडिया इन हिंदी, ब्रॉट टू यू बाय कुकू FM, इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। ये ऑडियो बुक भारत के सबसे महान, सबसे समृद्ध साम्राज्यों की हिस्ट्री है और दिखाती है कि कैसे जब नॉर्थ इंडिया में भारतीय धर्म को कुचला जा रहा था, उस समय पर भारतीय धर्म विजयनगर साम्राज्य में सुरक्षित था और फल फूल रहा था। इमेजिन कीजिए कि एक ऑडियो बुक को पढ़ना एक हार्ड कवर किताब से कितना ज्यादा आसान है। कहीं भी किसी टाइम कुछ भी करते समय आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कुकू FM आपके लिए इस ऑडियो बुक को पाने के लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर लेकर आया है। लेकिन उससे पहले आइए इस हफ्ते की दूसरी फिल्म की बात करते हैं जिसका नाम है कांतारा, जो कि एक कन्नड़ा फिल्म है जिसको मैंने इस हफ्ते देखा और इस फिल्म को देखने के बाद मेरा रिएक्शन था। ये फिल्म कोस्टल कर्नाटका में स्थित है और कोस्टल कर्नाटका के जो फोक ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर है, को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। फिल्म का जो बैकड्रॉप है, जो बैकग्राउंड है, वो ये है कि कैसे कोस्टल कर्नाटका में देवों को स्पिरिट वर्शिप यानी भूत आराधना के रूप में पूजा जाता है और इस फिल्म में जो देव हैं वो भगवान वाराह का रूप लेते हैं और इस गांव की और जिस जमीन पर इस फिल्म का गांव स्थित है उसकी रक्षा करते हैं। और इस तरह की जो फोक परंपराएं हैं जो हमारे देश के अलग अलग कोनों में मनाई
बनाई जाती हैं उसको मेन स्ट्रीम फिल्मों में हमको देखने को नहीं मिलता। और अगर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्मों में इस तरह की परंपराएं दिखाई भी जाती हैं तो उनकी बेसिकली खिल्ली ही उड़ाई जाती है, जिस तरह से पिछले 10 सालों से आमिर खान जैसे लोग उड़ाते हुए आ रहे हैं। देवों को एक जीवित एंटिटी की तरह दिखाया गया है और दिखाया गया है कि ये देव हमारी दुनिया में हमारे साथ एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारे बीच रहते हैं, हमारी जमीन का, हमारी सृष्टि का हिस्सा है। यहाँ तक कि ये जो देव हैं ये कुछ चुने हुए लोगों में खुद प्रकट भी होते हैं। और अगेन इस फिल्म में इस बात को बिल्कुल सीरियसली दिखाया गया है। अगर ये बॉलीवुड फिल्म होती तो इस बात की भी बॉलीवुड खिल्ली उड़ा चुका होता। ये राम जी के फॉलोअर दिन बर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। कैंपस के सारे विद्यार्थी देशद्रोही हो गए, आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। आजादी? What the? ये फिल्म जो है ये फर्जी एक्टिविज्म के ऊपर भी अपना निशाना तानती है, खासकर उन लोगों पे जो अलग अलग त्योहारों पे अपना एक्टिविज्म पेलने के लिए पहुंच जाते हैं। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना। द डॉग्स फील वेरी अपसेट। Animals don't have a voice, so they cannot communicate for themselves. Diwali is a very, very, very difficult time for them. इनफैक्ट जो इस फिल्म का विलन है वो इसी तरह के फर्जी एक्टिविज्म का नाटक करता है। और ये फिल्म ये भी कहने की कोशिश कर रही है कि अगर हमारे देश में, हमारे कल्चर में ऐसी परंपराएं हैं जिससे किसी को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचता, तो उन परंपराओं को जबरदस्ती रोकने की क्या जरूरत है। और इस फिल्म में हमारे धर्म, हमारे कल्चर से रिलेटेड थीम्स होने के साथ साथ एक्चुअली काफी अच्छी कॉमेडी भी है। मैंने तो इस फिल्म का कन्नड़ा वर्जन देखा सबटाइटल्स के साथ, लेकिन उसके बावजूद मुझे इसकी कॉमेडी बहुत पसंद आई। और ये फिल्म हॉरर फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें कुछ हॉरर एलिमेंट्स हैं जिसको बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। और इस फिल्म का जो कोर मैसेज है वो ये कहता है कि भाई हम सब लोग जो हैं वो सृष्टि का और हमारे देवों का हिस्सा है। ये जो धरती है इसके हम केयर टेकर हैं, ये हमारी धरोहर है जिसको हमको प्रोटेक्ट करना है। सृष्टि, प्रकृति, देव, लोग, जानवर, ये सब लोग एक यूनिट का हिस्सा हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो इस फिल्म में एक्सप्लोर किया गया है ये तो सनातन धर्म का भी सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। और फाइनल चीज, इस फिल्म का क्लाइमैक्स, यार क्या ही बोले, ये फिल्म आपको देखनी चाहिए थिएटर्स में सिर्फ और सिर्फ क्लाइमैक्स को। सो दोस्तों, आपने देखा कि जो बॉलीवुड है उसके बीच में और जो कनाडा, मतलब कि आप कर्नाटक की और तमिल मूवीज आप कह सकते हो कि उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस दिखाया गया है कि इंडियन कल्चर को कौन सी इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही है और कौन सी इंडस्ट्री जो है उसको डीमोटिवेट कर रही है, डिसरिस्पेक्ट कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हमने ये जाना, और मेरा मानना ये है कि देखो आप जो है अपने कल्चर को तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट दो ना यार। अगर आप अपने कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो जाहिर सी बात है आपको इतनी करोड़ों लोग देखते हैं। अगर आप ऐसा काम मतलब अपने कल्चर को मजाक बनाओगे तो जाहिर सी बात है दुनिया जो है वो भी उसका फिर मजाक ही बनाएगी। जब आप उनको खुद मौका दोगे तो फिर लोग तो मजाक बनाएंगे ना। तो बेहतर ये नहीं है कि आप एक अच्छा काम करें, अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दें अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को। तो इससे क्या होगा, आपकी कल्चर की भी रिस्पेक्ट होगी, आप लोग एक अच्छा काम भी करोगे और दूसरा आपका नाम भी अच्छा होगा, लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि जैसे आमिर खान की मूवी है, तो आमिर खान की जो मूवी है उसने किस तरह से उसका मजाक बना दिया, ठीक है। उसके बाद फिर और भी जो लोग हैं उन्होंने भी किस तरह से जो है वो हिंदुइज्म का मजाक बनाया। अब जैसे वो शिव जी के पीछे भाग रहे हैं, यार ये कोई मजाक है? आप कभी किसी के पीछे भाग रहे हो और मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि आप जो है भगवान आगे अगर आपसे डर रहे हैं और आप उसके पीछे पीछे हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये रियलिटी नहीं है। हाँ, आप हंसाने के लिए लोगों को ऐसी कॉमेडी बनाते हो, लेकिन आप मजहब को, धर्म को तो बीच में मत लेकर आओ। आप रिस्पेक्ट दो उसकी, क्योंकि कितने करोड़ों लोगों की उसके साथ सेंटिमेंट्स हैं, उसके रिलीजन सेंटिमेंट्स हैं जो कि उनको हर्ट भी होता है, बुरा लगता है। अगर आप लोग ही रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा। बाकी अगर हम वैसे देखें तो ये तमिल मूवीज जो हैं इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी है। मैंने काफी नोट किया है, जैसे राजामौली सर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे रोल जो हैं उसमें इंडियन सिनेमा में जो है वो लेकर आए हैं, और ऑल्सो जो इंडियन कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट दी है। तो इसलिए मेरी नज़र में आई थिंक राजामौली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छी मूवीज़ बनाते हैं, और उन्होंने अब तक जितनी भी मूवीज़ बनाई हैं उसमें अगर आप देख लें तो इंडियन कल्चर को हाईलाइट किया गया, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी दी गई है। जिसमें बाहुबली है, बाहुबली का पार्ट 1 देख लें या फिर बाहुबली का जो है वो पार्ट 2 देख लें,
जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने, और उनको उसका रिटर्न भी मिला। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस पर लगाया और इंडियन कल्चर, और यकीन माने इंडियन कल्चर को अच्छा दिखा के उनको फायदा भी हुआ है। मतलब कि मैंने देखा है वो ब्लॉकबस्टर मूवी रही है। तो इंडियन कल्चर जो है आपको काफी आगे लेकर जाता है अगर आप उसके साथ सिंसियर हैं। हाँ, बॉलीवुड डूब गया क्योंकि बॉलीवुड अपने कल्चर से दूर हो गया। बॉलीवुड ने जो है वो हर वो चीज करना शुरू हो गया जो कि एक अपने कल्चर को वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। तो जो कि कर्नाटक और तमिल मूवीज ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, और मुझे लगता है कि साउथ मूवीज ने ना जो रिस्पेक्ट दी अपने कल्चर को, उसका रिटर्न उनको मिल रहा है। अब राजामौली सर ने जो मूवीज बनाई हैं, आप बाहुबली पार्ट 1, 2 देख लें, या फिर और भी उनकी जितनी भी मूवीज हैं उसको आप देखें, तो काफी अच्छा उनको उसमें प्रॉफिट भी मिला। जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उससे डबल उनको मिला। अच्छा, जो बाहुबली के बाद जो है काफी लोगों ने, फिल्म मेकर्स जो हैं उस पर फोकस भी किया, जिसमें आरआर जो है उसने भी दुनिया को दिखाया इंडिया के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में। उसके बाद जो है वो अच्छी जो है वो चीजें लेकर आए हैं सिनेमा के अंदर। तो इस तरह की यार बहुत सारी मूवीज हैं जिसमें हम देख सकते हैं इंडियन कल्चर को जो है वो कितना वाइब्रेंट तरीके से जो है वो दुनिया के सामने पेश किया गया, जिससे लोग जो हैं, अब देखें आप दूसरी कंट्री के लोग जो हैं, प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं, उन्होंने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो है वो इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करा। मतलब कि सबके सामने वो इंडियन ड्रेस पहन के सामने आई, एस जयशंकर जी से मिली। तो ये एक रिस्पेक्ट है ना जो वो दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग सीखते कैसे हैं, ऐसे सीखते हैं, उनको पता चलता है जब मूवीज देखते हैं, इन सारे कल्चर को सोशल मीडिया पर देखते हैं। तो आजकल बॉलीवुड ने काम क्या पकड़ा है कि वो लोग एक तो डिसरिस्पेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह उनकी बर्बादी है, और दूसरा ये है कि उनके ड्रेस वगैरह आप देख लें, अपनी कंट्री में रहकर वो ऐसे घूम रहे हैं जैसे अमेरिका में घूम रहे हैं। माना कि फ्रीडम है आपको भारत में कि आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हो, लेकिन एक रिस्पेक्ट होता है। आप पहले मैं फिर भी देखती थी कि साड़ियां वगैरह होती थी, साड़ी लोग पहनते थे, मतलब बहुत ही यूनिक सा लगता था, और मेरा भी दिल करता था मैं साड़ी पहन। लेकिन अब के दौर में ऐसा कुछ नहीं है, अब लोग साड़ी नहीं पहनते, अब लोग सिर्फ मजाक बनाते हैं। तो खैर दोस्तों, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर जरूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। और बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था, सही इन्होंने अच्छे से हिसाब किताब किया है दोनों का और एक्सप्लेन किया है। सो वेल डन। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।